You are watching Gyandeep Channel, a beacon of knowledge. नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की हमारी वीडियो श्याम नारायण पांडे की लिखी हुई कविता चेतक की वीरता, इसका कविता पाठ, शब्दार्थ, कविता की व्याख्या और प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले कवि हैं जो वो श्याम नारायण पांडे, इनका परिचय जान लेते हैं। श्याम नारायण पांडे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें मुख्यतः उनकी वीर रस की कविताओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय इतिहास के वीर योद्धाओं के जीवन और बलिदान को जीवंत रूप दिया। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। उनका निधन 1991 में हुआ था। श्याम नारायण ने 4 महाकाव्य रचे, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष रूप से चर्चित हुए। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में रानी पद्मिनी के आख्यान हैं। उन्हें देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य हल्दी घाटी, जौहर, काव्य पुस्तकें तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान। लघु कृतियां हैं जो वो हैं माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरावध। उनकी कविताओं में वीर रस के साथ साथ करुण रस भी मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में वीरता, त्याग और देशभक्ति के भावों को उजागर किया है। आज की कविता चेतक की वीरता हल्दी घाटी महाकाव्य है, उसका एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। कवि के परिचय के बाद कविता चेतक की वीरता में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। निराला विशेष, अरि शत्रु, मस्तक माथा, बाग लगाम घोड़े की लगाम, बाला एक शस्त्र, निर्भीक निडर जिसको डर ना हो, करवाल तलवार, अरि मस्तक शत्रु का माथा। नद कहते हैं नदी को, विकराल भीषण या भयंकर रूप, ब्रज में पत्थर सा कठोर, निसंग तर्शक या तुनीर जिसमें तीर रखे जाते हैं, है घोड़ा, टाप घोड़े के पैरों का निचला हिस्सा और खन गया भाव घायल हो गया। शब्दार्थ के बाद कविता चेतक की वीरता की व्याख्या देखते हैं। कवि लिखते हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इस चरण में चेतक की वीरता का प्रारंभिक चित्रण कवि ने किया है। चेतक युद्ध भूमि में चौकड़ी भरता है, जिससे उसकी फुर्ती और ऊर्जा का प्रदर्शन होता है। इन गुणों के कारण वह अन्य घोड़ों से अलग दिखता था। चेतक जो राणा प्रताप का घोड़ा है, उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा मालूम होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो या हवा का सामना कर रहा हो या हवा से प्रतियोगिता कर रहा हो। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कोड़ा जिससे घोड़े को हाँका जाता है वो छड़ी। राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। जोतनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।
अगर हवा से भी घोड़े की लगाम जरा हिल जाती तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर वह राणा प्रताप को लेकर बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पहले ही उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का भाव यह है, चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। चेतक अपना कौशल और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाता। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता। बाधाओं में फंसने के बाद भी वह नहरों नालों को पार करता हुआ तेज गति से निकल जाता था और शत्रु के हाथ नहीं आता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, कि अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। युद्धभूमि में ऐसा कोई स्थान नहीं था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था यहाँ पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार ना किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता तो जैसे ही शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह वहां से तुरंत गायब हो जाता और फिर कहीं दूसरी जगह दिखता। ठीक उसी प्रकार बाद में वहां से भी गायब हो जाता। अंततः वह युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता हुआ दिखाई देता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। चेतक नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता ही गया। वह यहाँ भी जाता, कुछ क्षण के लिए वहाँ रुकता और फिर अचानक विकराल रूप लेकर बिजली की चमक से बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता था। भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों में खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए। उनके भाले और तरकश सभी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर बैरी दल दुश्मन दल भी दंग रह गया। तो ये थी जी कविता की व्याख्या। चेतक की वीरता कविता में कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी और निष्ठा का वर्णन किया है। इस कविता के जरिए चेतक की वीरता और शौर्य की झलक मिलती है। कविता में बताया गया है कि चेतक अपनी तेज गति और साहस से युद्ध के मैदान में प्रताप का साथ देता था। हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए चेतक कभी गिरता नहीं था और हर बाधा को पार कर जाता था। अपनी जान की परवाह न करते हुए वह महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता था। तो व्याख्या के बाद प्रस्तुत है इस कविता चेतक की वीरता कविता पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। पहला सेगमेंट है कविता का मेरी समझ से। बच्चों इस कविता से कुछ जो है लाइनें दी गई हैं तो उनके 4 उत्तर भी हमें दिए गए हैं। तो सबसे सटीक उत्तर है उसके सामने हमने तारा बनाना है। पहला प्रश्न है, चेतक अपने शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चेतक बादल की तरह शत्रु सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। दूसरा, चेतक शत्रु की सेना के चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, या फिर चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इसका जो उत्तर सबसे सटीक है पहला, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। उसके बाद लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? चेतक के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, कवि के लिए या फिर शत्रु के लिए? तो इसकी जो दूसरी ऑप्शन है महाराणा प्रताप, ये सटीक है।
बच्चों अब हमने यह बताना है कि हमने यह उत्तर क्यों चुने। पहला उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने उसे बादल की तरह शत्रु पर टूटने वाले एक योद्धा के रूप में चित्रित किया है, जो युद्ध भूमि में दुश्मनों को परास्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। कवि ने चेतक के शत्रुओं पर इसी प्रकार टूटने का वर्णन भी किया है। कवि ने एक पंक्ति में लिखा भी है, विकराल वज्र में बादल सा शत्रु सेना पर गहर गया। तो इस पंक्ति से भी सिद्ध होता है कि कवि ने उसे बादल की तरह शत्रु पर टूटने वाला एक योद्धा बताया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, सवार शब्द किसके लिए आया है? तो यह शब्द महाराणा प्रताप के लिए आया है, जो चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे। अगला सेगमेंट पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। बच्चों क्या आपको इनका अर्थ समझ में आया? तो अपने विचार है जो वो लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। पहली पंक्ति, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो ढाल जिससे हम रक्षा करते हैं और करवाल भाव तलवार। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक बिना किसी भय के युद्ध भूमि में ढालों के बीच दौड़ता है और तेजी से तलवारों के हमलों के बीच भी बिना रुके आगे बढ़ता है। यह चेतक के साहस गति को दर्शाता है कि वह हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर निडर होकर करता है। दूसरी पंक्ति है, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। तो चेतक की बुद्धिमानी, वीरता और फुर्तीलेपन का शत्रु सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि उनके भाले, तलवार और तरकश आदि दरे के दरे रह जाते थे, उनके हाथों से छूट जाते थे। घोड़े की टापों के प्रहार से दुश्मन के अंग क्षत विक्षत हो जाते थे, उनके अंग घायल हो जाते थे। प्यारे बच्चों आगे पंक्तियां दी गई हैं और उनके भाव अर्थ दिए गए हैं। तो इनका हमने मिलान करना है कि किस पंक्ति का जो भाव अर्थ है वो ठीक है, उसके सामने वाली पंक्ति से उसको मिलाना है। जैसे पहली पंक्ति, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इस पंक्ति का अर्थ है, हवा से भी तेज दौड़ने वाले चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो वह हवा और चेतक में प्रतियोगिता कर रहा हो। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो इस पंक्ति का अर्थ है, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता था मानो आसमान में कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति का अर्थ है, चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा हिलते ही वह सरपट हवा से बातें करने लगता था। चौथी पंक्ति है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक राणा की निगाह पूरी तरह मुड़ने से पहले ही उस तरफ मुड़ जाता था। अब कहने का कि वह राणा प्रताप की हर भाव को, हर इशारे को बड़ी जल्दी समझ जाता था। विकराल वज्र में बादल सा अरि सेना पर गहर गया। तो इस पंक्ति का अर्थ है, शत्रु की सेना पर भयानक वज्र में बादल बनकर चेतक टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता था। इसके बाद बच्चों जो सेगमेंट है शीर्षक, यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है, जहां इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे और क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों इसका शीर्षक चेतक की वीरता बहुत सटीक है, क्योंकि इस कविता में चेतक के शौर्य, फुर्तीलेपन और समझदारी का वर्णन किया गया है। फिर भी यदि और शीर्षक देना हो तो वह चेतक के बिना अधूरा ही होगा। तो इसके अन्य शीर्षक जैसे हो सकते हैं महाराणा प्रताप और चेतक, निराला चेतक, या फिर फुर्तीला चेतक, या फिर चेतक की शौर्य गाथा, या फिर निर्भीक चेतक आदि। आप भी इस प्रकार से सोचकर कोई नया शीर्षक इस कविता को दे सकते हैं। कविता की रचना, चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था, जा आसमान पर घोड़ा था।
रेखांकित शब्द हैं जो वो आपको हाईलाइट किए गए हैं, इन पर ध्यान दें। ये शब्द बोलने और लिखने में मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तुकांत बच्चों कविता का अंतिम शब्द जो मिलता है आपस में, जिनका लय मिलती है, तो उनको लिखना है। जैसे निराला पाला, कोड़ा घोड़ा, उड़ जाता मुड़ जाता, चालों बालों, डालों करवालों, जहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, लहर ठहर गहर, निसंग अंग और दंग और रंग। तो ये शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। इसके बाद है सेगमेंट शब्द के भीतर शब्द। जा आसमान पर घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द हैं? जैसे आपको उदाहरण दी गई है पाठ्य पुस्तक में भी। आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि शब्द आसमान शब्द में छिपे हुए हैं। इस प्रकार कविता में से कोई शब्द चुनने हैं 5 और उनके भीतर के शब्द को हमने खोजना है। जैसे चौकड़ी शब्द आया है तो इससे चौक, कड़ी, चौड़ी और कचौड़ी शब्द इसमें छुपे हुए हैं। इसी प्रकार बादल, इसमें बाद, दल और बाल शब्द आदि छुपे हुए हैं। मस्तक, इसमें मस्त, तक और तमक आदि शब्द छुपे हुए हैं। इसी पर दिखलाया में दिख, लाया, आया, दिया, यादी आदि शब्द इसमें छुपे हुए हैं। करवाल में कर, रव, वाल, रवाल, वार और वाक शब्द छुपे हुए हैं। और विकराल में कर, कराल, विरल और कल जैसे शब्द छुपे हुए हैं। हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरह के प्रयोग काम में आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोज कर लिखें। तो इस तरह की और जो पंक्तियां हमें मिलती हैं जो कविता को प्रभावशाली बनाती हैं, तो उसमें है राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये भी वैसी ही पंक्ति है यहीं रहा अब जहाँ नहीं, वह वहीं रहा जहाँ नहीं। तो इस प्रकार घोड़े के चेतक की फुर्ती का वर्णन इस कविता में है। विकराल वर्ज में बादल सा, अरि सेना पर गहर गया। तो वह किस प्रकार चेतक शत्रु सेना पर टूट पड़ता था, उसका वर्णन इस पंक्ति में है। कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। इस पर आपस में विचार करने हैं बच्चों और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी हैं। तो हम उत्तर को इस प्रकार लिख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध का परिणाम विनाश ही होता है। इससे हानि केवल किसी एक पक्ष को नहीं उठानी पड़ती, बल्कि दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है। हार हो या जीत हो, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा नुकसान अवश्य होता है। युद्ध से संबंधों में कड़वाहट आती है और यह समाज और देश को तोड़कर रख देता है। इसका फ़ायदा नकारात्मक शक्तियों को ज़्यादा मिलता है। देश का विकास रुक जाता है, उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार इतने विनाशकारी हो गए हैं कि उनका प्रयोग आज पूरी मानव जाति के लिए खतरा है और इसके नतीजे सदियों तक भुगतने पड़ते हैं। मानव समाज के ताने बाने को बचाने के लिए समस्याओं को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे इस कविता में है, अश्व और घोड़ा जैसे शब्द आए हैं, इन्हें समानार्थी शब्द देते हैं। नीचे दिए गई पंक्ति में उस शब्द पर घेरा बनाना है जो समान अर्थी ना हो। तो 4 शब्द हैं एक पंक्ति में, 3 आपस में समान अर्थ रखते हैं और एक नहीं रखता, उस पर गोल धारा लगाना है। जैसे हवा, अनल, पवन और ब्यार। तो इसमें हवा, पवन और ब्यार का अर्थ एक ही है, जबकि अनल है जो उसका अर्थ आग होता है। रण, तुरंग, युद्ध और समर। तो इसमें जो तुरंग है वो अलग है, इसका अर्थ घोड़ा होता है, जबकि रण, युद्ध और समर एक समानार्थी शब्द हैं। आसमान, आकाश, गगन और नवचर। इसमें जो नवचर शब्द है वो अर्थ इसका भिन्न है।
नभचर का अर्थ होता है नभ में भाव आसमान में विचरण करने वाला, जैसे पंछी या कोई और कोई चीज़ उड़ रही है तो उसको हम नभचर बोल सकते हैं, जबकि आसमान, आकाश और गगन समानार्थी हैं। नद, नाद, सरिता और तटनी, तो इसमें जो नाद शब्द है वो इनसे भिन्न है। नाद मतलब आवाज़। करवाल, तलवार, असी और ढाल, तो इसमें जो ढाल है वो भिन्न अर्थ रखती है। ढाल से रक्षा की जाती है, जबकि तलवार, असी, कलवार ये तीनों समानार्थी हैं, इनसे शत्रु पर वार किया जाता है। आज की पहेली, कुछ पहेलियां दी गई हैं बच्चों, उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो इसका उत्तर आएगा नयन, आँखें। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का शोर। तो इसका उत्तर आएगा पतंग। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। तो इसका आएगा बच्चों उत्तर अंधेरा। मुझ में समाया फल, फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो गुलाब जामुन। गुलाब एक फूल, जामुन एक फल और मिलकर बन गई मिठाई। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको नक्शे पर, मैप पर, मानचित्र पर मिल जाएंगी। तो इस बुझार्थ का उत्तर है मानचित्र। प्रश्न है महाराणा प्रताप कौन थे और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके संक्षेप में लिखनी है। तो भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित योद्धाओं में से एक थे। वे मेवाड़ के शासक थे और मुगल साम्राज्य के विस्तार के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। अपनी वीरता, त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। शासनकाल रहा उनका 28 फरवरी 1572 से लेकर 19 जनवरी 1597 तक। महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 1576 में मुगल सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना संख्या में कम होने के बावजूद मुगल सेना को कड़ी टक्कर दे रही थी। हालांकि यह युद्ध अनिर्णायक रहा। महाराणा प्रताप एक साधारण जीवन जीते थे। वे भोग विलास से दूर रहते थे और हमेशा अपने सैनिकों के साथ रहते थे। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। तो बच्चों आगे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। कविता चेतक की वीरता किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर है श्याम नारायण पांडे द्वारा। इसके बाद प्रश्न चेतक किसका घोड़ा था? तो इसका उत्तर है जी महाराणा प्रताप का। प्रश्न है चेतक की वीरता कविता का मुख्य पात्र कौन है और उसकी विशेषता क्या है? तो इस कविता का मुख्य पात्र चेतक है, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है। उसकी विशेषता उसकी तेजी, उसका साहस और निष्ठा है। इसके बाद प्रश्न राणा प्रताप और चेतक के बीच का संबंध इस कविता में कैसे दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है राणा प्रताप और चेतक का संबंध गहरा और निष्ठावान दिखाया गया है। चेतक राणा की हर हलचल को समझता है और उसकी रक्षा भी करता है, तो यह उसके साहस को दर्शाता है। कविता में चेतक की गति का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो इसका उत्तर है कविता में चेतक की गति की तुलना बादलों और नदियों से की गई है। उसकी गति इतनी तेज है कि वह दुश्मन की सेना पर आसमान की तरह छा जाता है। तो इसके बाद प्रश्न है बच्चों महाराणा प्रताप का चित्रण कविता में कैसे किया गया है? तो महाराणा प्रताप को एक साहसी और निडर योद्धा के रूप में कविता में चित्रित किया गया है। उनके नेतृत्व में चेतक अपने साहस का प्रदर्शन करता है, जो स्वतंत्रता की ओर अग्रसरता का प्रतीक है।
इसके बाद प्रश्न, चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? तो इसका उत्तर है जो वह अपने स्वामी महाराणा प्रताप के एक इशारे पर मुड़ जाता था। चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? तो इसका उत्तर है चेतक शत्रु की सेना पर भयानक बादलों की तरह टूट पड़ता था। इसके बाद प्रश्न है, कविता हमें क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कविता का संदेश साहस, निष्ठा और स्वतंत्रता की ओर अग्रसरता है। चेतक की वीरता हमें सिखाती है कि सही नेतृत्व और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो यह थी कविता चेतक की वीरता। वीडियो में आपने जो है कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और इसकी व्याख्या देखी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। कक्षा 6 की सभी वीडियो के लिए माय सजेशन पर क्लिक करें और अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें।